दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सफीदो विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बचन सिंह आर्य जी जुड़ चुके हैं। उनको हलके में सफीदों में सभी जानते हैं। उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, अपना वर्चस्व यहाँ पर वो रखते हैं। तो आज उनसे रूबरू होते हैं। आर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज दीपावली है आर्य जी, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारी जनता को, ऑडियंस को? मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से पूरा सफेदों वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से सारा साल ये दिवाली का पर्व उनके लिए खुशियों से भरा रहे और अगली दिवाली भी इसी तरह खुशी से मनाते रहें। जी, तो दोस्तों, हम बात करते हैं आर्य जी की। तो इनकी एक आध्यात्मिक यात्रा भी रही है और राजनीतिक यात्रा भी रही है। तो ब्रीफली ही उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो किस तरीके से पूरी की है। हाँ जी आर्य जी, थोड़ा बताएं अपने जीवन के बारे में, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि भी जो आर्य जी हैं उनका जीवन किस तरीके से रहा है, उनका संघर्ष कैसा रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूं और कृषि ही विशेष तौर पर मेरी रुचि और मेरे परिवार की रही है। जहाँ तक धार्मिकता की बात है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में वो धार्मिकता की तरफ तो होता ही है। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई मूर्ति पूजा से, कोई ध्यान से, कोई संध्या उपासना, कोई किसी तरह से। वो उस प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है। मेरा भी, मैं आर्य समाजी हूँ। परिवार, मेरा गांव शुरू से ही आर्य समाजी गांव रहा है। मेरे जन्म से पहले भी, मेरा 55 का जन्म है, सन 54 में यहाँ लाला वृषभान जी आए थे जो मुख्यमंत्री थे मेरे 1 साल पहले भी। और 10वीं का स्कूल उस समय आर्य समाज की देन है कि बुसलाना में बना दिया था। सत्याग्रह आंदोलन हैदराबाद में भी मेरे गांव के लोग और ताऊ जी वहाँ पर जाकर के रियासत के खिलाफ जब सरदार पटेल ने आह्वान किया था, पटेल जी ने, उस समय आर्य समाज के जत्थे पूरे देश से जगह जगह से गए थे। उस समय भी मेरे परिवार ने, मेरे गांव के लोगों ने वहां जाकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। आर्य समाजी हूँ। महर्षि दयानंद के विचारों के अनुरूप वैदिक धर्म की पालना करता हुआ परिवार अपने धार्मिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी, थोड़ा राजनीतिक यात्रा पे भी अपना प्रकाश डालिए। राजनीति का शुरू से मुझे शौक़ है, सत्य की तरफ, कि राजनीति कैसा होना चाहिए, कि राजनीति एक ईमानदार, जात पात से ऊपर उठ कर के और सभी को बराबर दृष्टि से देख कर के, और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के विरोध हमेशा मैंने अपना नियम बना करके रखा है। तो इसी तरह से मैंने सन 91 में, 90-91 में पहली बार मुझे टिकट हुआ और उस समय भजन लाल जी की सरकार थी। उस मंत्रिमंडल में अनेकों पोर्टफोलियो मुझे दिए, मंत्री बनाया शुरू में ही। एग्रीकल्चर, हाउसिंग, कुछ समय एक्साइज टैक्सेशन भी, कुछ समय एजुकेशन भी, और इस प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत से महकमे मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं। नई उम्र थी, 35 साल का था जब पहली बार मैं चुनाव जीता और मंत्री बना। जो भी महकमे में ज़्यादा मेहनत करने और कराने की बात थी तो वही विभाग मुझे दे दिया करते थे और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। उसके बाद भी चुनाव मैं लड़ता रहा, हर बार लड़ा, और 2005 में भी मैंने बहुत बड़ी जीत, यहाँ पर आर्य संगठन के लोगों ने, उस समय बिना टिकट के भी कांग्रेस पार्टी में टिकट कट गया था, तो यहाँ लगभग 27-28 हज़ार वोटों से विजय श्री दिलवाई थी। उस समय कांग्रेस की बहुत लहर थी और 67 सीट कांग्रेस की जीत करके आई थी। तो बीच में भी अगर चुनाव कोई लूज हुआ तो बहुत थोड़े से वोटों से, अब की बार भी बीजेपी पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे टिकट दिया था, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर ली थी किसी परिस्थितिवश बीजेपी, और बहुत थोड़े से वोटों से अंतर रहा। और इलाके के लोगों ने बहुत बड़े 54,000 वोट, जो आज तक कभी भी नहीं आई सफेदों में किसी की, इस पार्टी की,
तो बहुत बड़ी जीत दिलाई थी, थोड़े से वोटों से रह गए। अब भी मैं प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ बीजेपी में, और पूरी लगन तड़प पार्टी के प्रति है। और अपने जैसे कि मैं कार्यालय आर्य सदन सुविधाओं में बैठा हुआ हूँ, दिन रात लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं पर जितना मैं कर सकता हूँ वो काम करता हूँ। राजनीति को मैं राजधर्म समझ करके और सेवा समझ करके करता हूँ। जी, तो आप जैसे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को धरातल से जानते हैं। तो अगर बात करें बिजली की, शिक्षा की, पानी की, स्वास्थ्य की, तो ये बेसिक नीड्स रहती हैं इंसान की। अगर मतलब ये ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिजली की मेन बात ज़्यादातर अक्सर मीडिया वाले भी और लोग करते हैं। जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, आज तक बिजली के बारे में कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं हुआ। ट्यूबवेल तो जबकि बिजली बची रहती है बंद करने पड़ते हैं, और जगमग योजना और दूसरी कितने गांव सारे हरियाणा में 24 घंटे बिजली का अलग से लाइन खींच करके दे दी। मैं समझता हूं कि इस 30 साल की राजनीति में इतना बढ़िया बिजली का प्रबंध, चाहे मैं भी उस समय मंत्री रहा, बिजली मंत्री तो नहीं रहा मगर वजीर रहा सरकार में, इतना नहीं कर पाए जितना अच्छा प्रबंध इस मनोहर लाल सरकार ने इस समय पर किया है। और दूसरे विकास की भी एक गति है। मेन बात ये मुख्यमंत्री जी की मैं कहना चाहूँगा, जो सत्य है कि वो समान दृष्टि से विकास करते हैं। ये नहीं कि हल्के में कम उसमें ज़्यादा, न, पूरे हरियाणा में जात पात से ऊपर उठ करके, हर संप्रदाय से ऊपर उठकर, किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ करके वो जो अपने हल्के में करनाल विधानसभा में काम करेंगे वही काम जा कर के वो पलवल और हथेन में भी करेंगे, वही काम जा कर के वो मेवात में भी करेंगे, नूह में भी करेंगे, वही काम वो कैथल में और दूसरे हलकों में भी करेंगे। और वही सफेदों में भी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा विकास। मुख्यमंत्री जी की बड़ी ईमानदारी की छवि और गहरी सोच है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। और बिजली का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इतना अच्छा प्रबंध है, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि बिजली में कोई दिक्कत है। अगर बात करें गरीबों की, तो अभी मुख्यमंत्री जी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े कि भाई जो गरीबों की आय है वो मिनिमम 1,80,000 रुपये की जाएगी। तो इसके बारे में बताएं कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप जो है वो मिनिमम जो आय है वो 1,80,000 रुपये करने जा रहे हैं आप लोग? कितने ज़बरदस्त आप देखोगे, अगर मैं गिनवाने लगूं तो अभी परसों कैबिनेट मीटिंग थी और कितनी गरीब आदमी के लिए और भी योजनाएं। मैं एक दिन देख रहा था कि याद करते करते भी 1 घंटा लग जाएगा, अगर मुख्यमंत्री जी की जो विकास की और गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं हैं, कितने पोर्टल, कितनी स्कीम, कितने वो बनाए हुए हैं कि आज गरीब भी खुश है। कितना जिक्र किया करते थे कि भाई मंडियों में तो बड़ी वो हो जाएगी, बिकेगा नहीं, देखो कितने अच्छे भाव में। आज धान का भाव देखें, मैं अभी पूछ रहा था कि भाई क्या भाव है, अभी मेरे को बताया, मैंने कहा भाई मेरी भी धान आएगी, कुछ मंडी में आई हुई है कि क्या भाव चल रहा। बोला जी मौज हो रही है, 1121। बोला जी 3700 रुपये का भाव है। और भी अच्छे अच्छे भाव, बाजरे का भाव देख लें, कपास का भाव। मेरी बात हुई पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में, उधर कुछ गांव में मैं उधर गया था, बोला जी भाव कमाल हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त भाव मिल रहे हैं। और जो किसान है वास्तव में खेती करने वाला किसान, वो खुश है। और पूरी तरह से अनाज बिकने में भी ना पीछे गेहूँ में दिक्कत आई, ना अभी धान में आ रही है। और बहुत ही अच्छा विकास, गरीब मजदूर सब खुशहाल हैं पूरी तरह से। अगर बात करें बेरोज़गारी की, तो हरियाणा में 35% जो युवा हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अब हरियाणा के अंदर है, तो युवाओं के लिए रोज़गार हो तो इसके लिए मतलब आप क्या सुझाव देंगे? अभी आपने सब इंस्पेक्टर के देखे होंगे, मैं तुरंत की बात करता हूँ। अभी मेरिट के आधार पर नौकरियाँ लग रही हैं। कल ही कितने खुश थे, अभी मैंने सफेदों में अभी मुबारकबाद दी है मैंने, हमारे सिल्ला खेड़ी में एक ब्राह्मण का लड़का, एक अभी मुबारकबाद दी है मैंने
यहाँ पर अपना ये बेरीखेड़ा गांव है, एक ऐसी समाज का बेटा, और कितने यहाँ पर मेरे ख्याल में 5-6 और अभी मैं दूंगा मुबारकबाद। वो बच्चे जो वो गरीब जो मजदूरी करता है, उनके बेटे पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे हैं। कोई सिफारिश नहीं, योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिली हैं। इतने खुश हैं जिसका कोई अंत नहीं। वो कहते थे कि हमारा नंबर कहाँ पड़ने वाला है। हर समाज के बच्चे मेरिट से लग रहे हैं, योग्यता से लग रहे हैं। और इससे देख करके कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा टेस्ट पास अच्छे नंबर लेंगे, तो बच्चे कोचिंग की तरफ ध्यान हो रहा है। कोई सिफारिश से नौकरी नहीं लगती, सब बच्चे इतना रोज़गार मिल रहा है। आने वाले समय में लाखों रोज़गार और मिलेंगे। अभी तो 3 साल बाकी है सरकार के। तो मैं अभी सफ़ीदो अनाज मंडी में विज़िट कर रहा था, तो डीएपी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान डीएपी के लिए परेशान है, तो उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है। तो एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी से कम में जो है फसलें खरीदी गई हैं, तो मतलब किसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है ये चीज़ें भी। अभी मैं आया था, मैं भी मंडी से, कोऑपरेटिव के अंदर खाद आया हुआ है। वो लगवाते कह रहे थे जी आप ये देखियो लाइन लग रही है। वो तो एक आपाधापी सी हो जाती है ना, कि एक अफवाह चला देते हैं। कई बार स्टेटमेंट भी अखबारों में विपक्ष दे देता खाद नहीं है, तो फिर किसान सोचता कि 4 कट्टे में फालतू ले जाऊं। अभी सफेदों में आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है। इस समय कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद बंटने लग रहे और डीएपी है वहाँ पर। मैं खुद देख करके आया हूँ। थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई जैसे अफवाह चल रही है कि हम क्यों नहीं पहले ले जाएं। खाद की कोई कमी नहीं। और जैसे जैसे अभी तो गेहूं का बुआरा पूरा शुरू भी नहीं हुआ, किसान अपने धान की फसल काट रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, खुद खेती करवाता हूँ। तो उसके बाद अभी गेहूं का बुआरा होगा, और भी बाहर ऑर्डर दिए हैं। इतना फालतू रहेगा डीएपी कि सारा बिक भी नहीं पाएगा। गेहूं का बुआरा तो अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। तो अगर बात करें सफ़ीदों की, तो सफ़ीदों में निकासी की समस्या काफ़ी बनी हुई है। तो आप सफ़ीदों में विज़िट भी करते हैं, लोग आपके पास आते भी होंगे। अगर हम बात करें गांधी रोड की, तो वहाँ पर कुछ दुकानों में निकासी ना होने की वजह से तो कुछ दुकानों भी जो है वो डिस्ट्रॉय होने की कगार पे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे जब मैंने 30 साल पहला चुनाव लड़ा था, और लगातार चुनाव लड़ता हूँ क्योंकि सफ़ेदों का ही वासी हूँ। कुछ लोग कोई बाहर के आकर लड़े या ना लड़े, वो उनकी अपनी बात है। वो लड़ कर के हार कर के फिर कहीं और चले जाते होंगे, मगर मैं तो लगातार हूँ। लोग जुड़े हुए हैं हज़ारों की संख्या में। तो जैसे जैसे जिस समय वो सफ़ेदों था, जब मैंने चुनाव लड़ा पहला, तो आज का सफ़ेदों और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे विकास होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, फैलाव आएगा, तो वैसे वैसे ज़रूरतें भी होंगी। और ज़रूरतें होंगी तो आगे उसमें कहीं ना कहीं खामियां भी होंगी। और जैसे जैसे पता लगता है, नई कॉलोनियों में नए हुड्डा सेक्टर है, जैसे 3 मैंने पिछली सरकार में उस समय 3 हुड्डा सेक्टर कटवाए हैं, जिन पर काम चल रहा है। भराई का, गलियां और बहुत सी बन गई हैं। तो इस तरह से जब ये सेक्टर तैयार हो जाएंगे तो सफ़ेदों शहर का नक्शा ही कुछ और होगा। बड़ा दिन प्रतिदिन आप यहाँ के स्टेडियम देखते हो, आप बड़ा स्टेडियम देखते हो। रामलीला मैदान ये था, वो बनवाया जहाँ पर स्टोन लगा हुआ मेरा, वो देखते हो। आप ये कॉलेज की स्थिति देखते हो। फिर आगे गर्ल्स कॉलेज अलग से बनवा रखा है, उसकी स्थिति देखते हो। सफ़ेदों का जो एक, जिसको कि पहले सफ़ेदम और सरपदम कहा करते थे, अब सफ़ेदम नहीं, ये नया सफ़ेदों, नई बात और नया विकास। कितने बच्चे रोज़गार पर जा रहे हैं। और ज़्यादा जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा, और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बहुत बड़ी रैली फिर सफ़ेदों में कराएंगे, और ज़्यादा मांगेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से। जहाँ छोटी मोटी कसर है या ज़्यादा, उनको और दूर करने की चेष्टा करेंगे। तो अगर बात करें नए सफ़ीदों की, तो नया सफ़ीदों कहीं ना कहीं क्रिमिनल सिटी भी बन चुका है। और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल डॉक्टर्स हैं वो पलायन कर चुके हैं, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, और फेक डॉक्टर्स घूम रहे हैं। और फेक डॉक्टर्स की वजह से युवा जो है अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है लोगों के लिए। बहुत से परसों भी मैं देख रहा था, कई बदमाश पकड़े हैं पुलिस ने,
और ये सदा से कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, मगर काफ़ी कंट्रोल जब से सरकार आई है काफ़ी कंट्रोल किया है। जैसे छुटपुट घटनाएं ये तो सदा से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ परमेश्वर के द्वारा तब से राक्षस और देवता हमेशा से रहे हैं। चोरियां भी होती हैं और उनका निदान भी होता है और उनको सज़ा भी दी जाती है और पूरी तरह से सरकार सतर्क है इस मामले में। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से सख्ताई से, और आपने देखा भी और भी इन्हीं चीज़ों के लिए पूरे हरियाणा में 112 नंबर की शुरुआत कर दिया है। कितनी जिप्सियाँ हर मोड़ पर आपको एक नई जिप्सी, 2 नई जिप्सी और खड़ी मिलेंगी एक सेकंड में। मैंने परसों चौथे का ही सुना कि कोई बच्चे शराब पी रहे थे, एकदम दूसरे ने रास्ते में मोटरसाइकिल, उन्होंने वैसे थी मामला 100, उन्होंने कहा जी 112 नंबर पर फ़ोन किया और 4 मिनट में हमारे पास पहुंच गई। तो ये चलो अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति सदा से होती रही है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मगर कितनी बड़ी सुविधा है कि 5 मिनट से ऊपर नहीं होते, 2 मिनट में ही वहीं पर 112 नंबर पर फ़ोन करें वहाँ पर पहुँच जाती है। हर तरह से नागरिकता और नागरिकों की जो है ना पूरी तरह सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार लेकर के सचेत है। तो किसान आंदोलन की वजह से जो बीजेपी सरकार है वो बैकफुट पे आ गई है और एलनाबाद इलेक्शन में आप लोग अपनी सीट गंवा चुके हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो किसान आंदोलन का मैटर जो है ना वो केंद्र सरकार की बात है। ये नियम भी और कानून भी स्टेट गवर्नमेंट के नहीं हैं, ये केंद्र के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता हूँ मैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और किसान बैठ करके समस्या का हल होना चाहिए। किसान भी अपने भाई हैं, सरकार भी अपनी है, देश भी अपना है। मैं इस हक में हूँ कि वो बैठ करके किसान और केंद्र सरकार इस मसले को सुलझाएं, स्पष्ट मेरा कहना है। और जहाँ तक बात है कि बैकफुट की कोई बात नहीं है। जैसे आपने एलनाबाद का जिक्र किया और अभी जिक्र भी आपने किया था कि मैं वहाँ पर होकर के भी आया हूँ। एलनाबाद से तो जैसे अब चौटाला जी थोड़े ही वोटों से जीते हैं, पहली बार उनकी जीत जब किसान आंदोलन भी नहीं था 15,000 वोटों से हुई थी, ऑन रिकॉर्ड है। अब कितने हैं कि 7,500 वोटों से हुई है। तो अगर कोई इतना ज़्यादा असर होता तो ये 25, 30 और 50,000 वोटों से जीतते। अच्छा, स्पष्ट है। और पहली बार उस समय पर इतना वोट बीजेपी का नहीं आया था। अब 59-60,000 वोट बीजेपी के कैंडिडेट ने लिए हैं। तो ये कोई छोटी बात थोड़ा है कि कोई ऐसा नहीं। फिर वो विधायक भी वहाँ अभय जी ही थे, पहले भी उन्हीं की सीट थी, उन्हीं पर रहेगी तो क्या है। मगर जो प्रदर्शन है वो बीजेपी पार्टी का बहुत ज़बरदस्त सराहनीय है। विपक्ष भी दांतों तले उंगली दबाए हुए हैं कि भाई कमाल हो गया, ये क्या है। ये मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार की जो कार्यशैली है, जो शरीफ गरीब आदमी और सभी, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, तो अच्छे तरह से इसका मतलब ये हुआ कि उन नीतियों को पसंद करते हैं कि 60,000 वोट दे दिए, वहाँ पर पहले से भी ज़्यादा वोट बढ़ करके आए हैं। और जीतने वाला जो साथी है वो इस इलाके के ही हैं, सदा से वो वहाँ पर करीबन जीतते आए हैं। उनकी भी जैसे मैंने पहले बताया कि जीत का अंतर आधे से भी कम रह गया। तो अगर बात करें 2020 मैच की, जो इंडिया की टीम है वो मतलब वर्ल्ड क्लास की टीम आती है और वो पाकिस्तान जैसे देश से हार जाती है, उसके बाद जो है विपक्ष ये बोलता है कि भाई ये जो मैच है ये बीजेपी की सरकार ने हरवाया है। और इसका लॉजिक ये बताते हैं कि वो लोग कि भाई इससे जो है वो मुस्लिम भड़केंगे और फिर वही राजनीति करेगी बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इन खेलों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जहाँ तक बात है कि मैं उस हिसाब का भी हूँ। मेरे लिए राजनीति में मैं किसी भी जाति विशेष की या किसी धर्म की बात कभी नहीं करता। राजा के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए 36 बराबरी, गरीब अमीर मजदूर किसान व्यापारी सभी बराबर होते हैं। और मैं तो राजनीति भी जहाँ करता हूँ आर्य समाजी विचारधारा का हूँ, जैसे कि पहले भी जिक्र आ चुका है। तो मेरा तो यह है कि मेरे यहाँ जो कास्ट की बात है वो वोट भी 3,000 है और कई बार मेरे लोगों ने मेरे को निर्दलीय भी जिताया, पार्टी से भी जिताया है। अब भी थोड़ा सा अंतर रहा कि मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता, जाति पाति और उसमें।
मेरे लिए छत्तीस बिरादरी बराबर है और बराबर होनी ही चाहिए। तो अगर बात करें निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की, तो विपक्ष वाले ये भी बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरे देश को बेचने जा रही है। विपक्ष सरकार का अपना काम होता है और विपक्ष का अपना काम होता है। विपक्ष अगर विपक्ष की भाषा नहीं बोलेगा तो वो सरकार की भाषा कैसे बोलेगा, कभी बोलते ही नहीं। जो विपक्ष है तो वो विपक्ष अपनी भूमिका तो निभाता है और उसको निभानी चाहिए। वो अपनी बात क्या है वो कहता है, विपक्ष का तो दायित्व बनता है कि वो अपनी बात कहे, मगर वो सिस्टम से कहे तो अच्छा लगता है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, इसमें वो उनका अपना काम है। तो अपने राजनीतिक अनुभव से आप इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरा माइलस्टोन एक्सपीरियंस भी रहा है और मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ? कर्म करते रहो, राज धर्म का पालन करते रहो, सत्य और ईमानदारी से चलते रहो, सबको समान दृष्टि से देख करके, और जो अपने कार्यकर्ता उनको भगवान का रूप समझ करके डट करके, चाहे जीत हो चाहे हार हो, उनके सुख दुख में संलग्न रहना चाहिए 24 घंटे। अपने आप को उनकी उपेक्षा न करके दूर नहीं जाना चाहिए और हमेशा मर्यादा में रह करके संघर्ष करते रहना चाहिए। और मेरा यही है कि भाई जिस कार्य को करना है उसको लगातार आप करें और ईमानदार रहें, सच्चे रहें। ये भी एक ईमानदारी है कि हम लोगों के बीच में रहें, और ये बेईमानी भी है कि वोट ले करके लोगों से दूर चला जाए। तो मेरा तो ये है कि जिस कार्य को करें उसे लगातार ईमानदारी और हिम्मत से करें, लोगों से मिल करके, और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना करके रखें और उसको बनवाने में चेष्टा करें। एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति का ये दायित्व होता है। आर्य जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, आपके चैनल ने पहली बार मेरी बाइट ली है। अच्छा लगता है कि ये जो नौजवान है, फिर आप जर्नलिस्ट है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इस सारा प्रशिक्षण ले करके इस तरह का कर रहे हैं। कई बार कुछ साथी जिनका अपना अभ्यास नहीं होता और वो शिक्षा भी नहीं होती, वो भी ऐसा कार्य करते हैं, थोड़ा उनको तो दिक्कत आती है। आपने जैसे चैनल शुरू किया वो पूरी पढ़ाई करके, पूरी अपनी शिक्षा करके जो इस विषय की होती है, तो अच्छा किया। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ हैं। परमात्मा करे परम शक्ति की ऊर्जा और शक्ति आपके चैनल के साथ हो। आप मेरा हमेशा सत्यता की तरफ चलते रहें और हमेशा बढ़ते रहें, और आपका चैनल खाली स्पेदों ने पूरे प्रदेश और देश में कार्य करें और सत्य को उजागर करें। धन्यवाद।